जवानों, आज कभी हमारी है। आपको पकड़ो। दे दूं अकबर मेवाड़ तुझे, हरगिज मुझको तैयार नहीं, जो शीश झुका दे राणा का ऐसी कोई तलवार नहीं। नमस्कार साथियों, मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज महाराणा प्रताप जयंती है और महाराणा प्रताप जयंती के इस अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं महाराणा प्रताप के अनसुने किस्से। आपने अक्सर जाना होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर के द्वारा पराजित किया गया था, लेकिन आज बात करेंगे किस अदम्य साहस के बारे में जिसने महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया। बात करेंगे उस बहलोल खान की जिसे घोड़े समेत काट दिया गया था। ठीक है, आइए कुछ घटनाक्रम के बारे में जानते हैं और चीजों को प्यारे बच्चे आगे लेकर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, इसे सभी लोग समान रूप से देख सकते हैं। बात करते हैं सन 1572 ईस्वी को, जब राणा उदय सिंह की देहांत हो जाता है तो गोकुंदा में उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही होती है, लेकिन राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा घोषित नहीं किया था। अब सवाल आता है कि जब महाराणा प्रताप को राजा घोषित नहीं किया था तो किसको घोषित किया था? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उनके छोटे बेटे जगपाल को वह अपने होते हुए राणा घोषित करके चले गए थे। मेवाड़ में एक प्रथा होती है कि जब जिस राणा की मृत्यु हुई है उसका अंतिम संस्कार हो रहा है तो जो राजा बनने वाला पुत्र है वो उसके अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता है। लेकिन जब गोकुंदा में सरदारों ने और मेवाड़ के लोगों ने राणा को देखा तो वहां पर थोड़ी थोड़ी क्या चलने लगी, चर्चा चलने लगी कि ये राणा कैसे खड़े हैं। ठीक है, अब राणा कैसे खड़े हैं ये बात चिंता का विषय है। लोग चाहते थे कि राणा प्रताप को ही राणा बनाया जाए, लेकिन लोगों में चर्चा चली। प्रताप से पूछा कि सर भाई ये बात बताइए कि आपको राणा का पद क्यों नहीं दिया गया? तो आपका तो राज सिंहासन आज ही होना है, आप कैसे यहां पर खड़े हैं? ठीक है, तो उन्होंने बताया कि पिताजी ने अपने समय के दौरान ही यह घोषित कर दिया था कि जो राणा बनेगा वो हमारा छोटा भाई जगमाल बनेगा, लेकिन वहां की जनता ने इसकी खिलाफत कर दी और एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम था सलुम्बर के कृष्णदार चुंडावत। कृष्णदार चुंडावत का इतिहास यह पुराना है कि यह मेवाड़ के जितने शासक थे उनकी रक्षा करेंगे और कृष्णदार चुंडावत के वंश को अधिकार था कि वही राजा चुनेंगे। अब आनंद फानंद में बात चलने लगी तो उन्होंने बोला कि नहीं, अधिकार हमारा है, मेवाड़ का अधिकार नहीं है कि वो राणा चुनेगा। तो कृष्णदास चुंडावत ने और भाई साहब जनता ने महाराणा प्रताप को अपना राणा चुना था। आपने सोचा कभी कितना लोकप्रिय रहा होगा वह इंसान जिसे स्वयं उसके पिता ने न चुनकर जनता ने चुना था। ठीक है, अब आगे यहां पर एक बात करते हैं कि जब हमारे जो राणा प्रताप थे महाराणा बन जाते हैं, ठीक है, मेवाड़ के राणा बन जाते हैं, तो अकबर के द्वारा 4 दूत संधि के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उदय सिंह जी, उनके शासनकाल में अक्सर देखा गया था कि भाई उन्होंने कभी जो ये मुगलिया थे इनसे कभी भी संधि नहीं की थी। तो अकबर बोला कि नया नया राजा बना है, एक काम करते हैं कि भेजते हैं भाई साहब को। ठीक है, सबसे पहले क्रम में पहुंचे, यहां पर आप देख रहे हैं जलाल खान। जलाल खान को भेज दिया गया 1572 ईस्वी में। जलाल खान पहुंचे, बाकायदा बुकी वुकी लेकर पहुंचे। महाराणा प्रताप ने अपने जो दरबार में, क्योंकि भारत में एक प्रथा है कि अतिथि देवो भव, तो दूत को भी अतिथि के रूप में माना जाता था। तो ये लोग वहां पर पहुंच गए। अब जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक बातचीत चली कि हमने आपका प्रस्ताव जो है, आपका जो गुलदस्ता है वो स्वीकार कर लिया है, लेकिन कि भाई आपका प्लान क्या है, आगे क्या करेंगे? आप अकबर से संधि करेंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे? तो बोले हमारे यहां तो राजपूती खून है, जो हमारे पिताजी करते आए थे वही करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि भाई हमने जलाल खान को भेजा है, शायद बात ना बन पाए। फिर दूसरे क्रम पर भेजे गए राजा मानसिंह, ठीक है, जो आमेर के राजा भगवंत मान था उसके ये पुत्र थे, भगवंत दास के पुत्र। ठीक है, फिर इन्हें भेजा गया। अब भाई युवराज से तो युवराज ही मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मिलेगा। वहीं पर अगर दूसरी बात देखी जाए कि अगर किसी देश का विदेश मंत्री आता है तो विदेश मंत्री मिलेगा। तो फिर जब मानसिंह पहुंचे, मानसिंह राजकुमार थे, तो मानसिंह से मिलवाया गया अमर सिंह को। अमर सिंह की भी शौर्य गाथा आप लोग जानेंगे देवर के युद्ध के दौरान।
अमर सिंह जी पहुंचे। अमर सिंह जी ने पहले ही अपना पक्ष रख दिया कि भाई साहब, जिस व्यक्ति ने तुर्कों से अपनी बुआ की शादी की हो, मैं उसके साथ भोजन नहीं करूंगा। फिर ये जब पहुंचे किसके पास, मान सिंह के पास, बड़े अटपटे अंदाज में बातचीत की। बोले हम आपका कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। जाते वक्त इन्होंने बोला कि जब युद्ध के लिए जाओ तो अपने फूफा अकबर को भी साथ लाना। अब मान सिंह जो थे वो एकदम भड़क गए कि भाई साहब तुम लोग ऐसे कह सकते हो फूफा को साथ लाना। फिर थोड़े मजाकिया अंदाज में अमर सिंह ने जाते वक्त बोला कि हमारे यहां एक सोजत है और सोजत की मेहंदी को मिला है जीआई टैग। तो बोले सोजत में मेहंदी अच्छी मिलती है तो बुआ के लिए मेहंदी लेकर जाना। इनडायरेक्टली कहने का यह फैक्ट था कि तुम मेहंदी लगाने ना, तुमने अकबर की अधीनता स्वीकार करी है, हमने नहीं। ठीक है। फिर दूसरे क्रम में आते हैं भगवंत दास। तो ये आपके पास पहुंचे मान सिंह के पास। तो मान सिंह अकबर के पास पहुंचा, गुस्से में थे, बोले मुझे सेना दो, मैं लड़ूंगा। अकबर बुद्धिमान आदमी था और उसने अपनी कूटनीति से ही भारत में क्या किया था, जो अन्य क्षेत्र से कब्जा किया था। अब भाई साहब भगवंत दास जो थे, इनको भेजा अकबर ने। ठीक है। वो महाराणा प्रताप से ये मिलते हैं और महाराणा प्रताप को समझाते हैं कि संधि कर लो, अकबर के पास विशाल सेना है, बहुत सारा धन है, कब तक लड़ोगे उससे। तो उन्होंने सीधे सीधे महाराणा प्रताप ने बोला कि मैं आपके छत्र के नीचे लड़ सकता हूं, मैं मुगलिया सल्तनत की जो संधि है उसे कतई स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि जो लाइन मैंने बोली, जो शीश झुका दे राणा का ऐसी कोई तलवार नहीं, तो ऐसी कोई तलवार नहीं बनी थी जिसने महाराणा प्रताप का शीश झुका दिया। भगवंत दास जो थे, इनका भी प्रस्ताव खारिज हो गया, ये भी वापस भेज दिए गए। अकबर ने थोड़ी और सूझबूझ दिखाई और टोडरमल को भेज दिया गया। और टोडरमल जाते हैं, मिलते हैं और कहते हैं कि आपके पास इतना जो है पैसा वैसा नहीं है, वित्त आपका खराब है, फाइनेंस की स्थिति खराब हो जाएगी, और युद्ध में सिर्फ और सिर्फ कौशल अदम्य साहस से कुछ नहीं होता, आपके अंदर वीरता है। उसके लिए लड़ने के लिए पैसा चाहिए, घुड़सवार चाहिए, हाथी चाहिए, तोपखाने चाहिए, हथियार चाहिए, ये सब की आवश्यकता पड़ती है। तो महाराणा प्रताप ने बोला कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम युद्ध लड़ सकते हैं, बाकी हमारे जो साथी हैं वो भी इसके लिए तैयार हैं। ठीक है। हमें कोई अकबर की अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराणा प्रताप जी ने सभी के सभी जो चारों दूत भेजे थे उनके प्रस्ताव पर मना कर दिया। अकबर को लगा कि ये जो इंसान है ये तो अपने पिताजी से भी आगे है। ठीक है। अब आती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो थोड़े से पिक्सल के थ्रू मैं आपको यहां पर चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, आनंद लो इस चीज का। ठीक है ना। तो देखो ये इस घटनाक्रम के बारे में, दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की वीरता की अमर गाथा है। अब देखो ये जो युद्ध हुआ था, ये दिवेर का युद्ध हुआ था, और इतिहास में इस युद्ध को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। यहां पर जो युद्ध पढ़ाया जाता है ये हल्दी घाटी के युद्ध पढ़ाया जाता है। हल्दी घाटी एक अरावली की जो श्रृंखला है उसमें एक सकरा दर्रा है। वहां पर अकबर की सेना आई और प्रथम प्रयास जब मेवाड़ की सेना ने किया तो कौन लिखता है, तो बदायूनी आया था और वो लिखता है कि भाई साहब जब आक्रमण किया था मेवाड़ की सेना ने, वो आक्रमण इतना भयावह, इतना आतंक वाला था कि हम लगभग 16 किलोमीटर बनास जो नदी है उसके इलाके में भागे थे। तो इतना भयावह था। पीछे से एक सैनिक ने बोला इनका उत्साह बढ़ाने के लिए कि अकबर आमेर में बैठा है और अकबर बहुत बड़ी 30,000 की सेना की टुकड़ी लेकर आ रहा है। ठीक है। यहां पर 30 से 40,000 लोगों ने साथ दिया था उधर की तरफ, और 3500 लोग लगभग घुड़सवार और जो मतलब भीड़ तीरंदाज थे, और साथ में सैनिक यहां पर लेकर गए थे। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से यहां पर हल्दी घाटी के युद्ध में, बहरहाल यह घटनाक्रम हुआ कि महाराणा प्रताप का पहला जो आक्रमण था बहुत भयावह था। दोबारा उत्साहवर्धन किया गया मुगली सेना को, फिर ये मैदान में आकर लड़े और वहां पर महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो गिरती हुई दिखाई दी, और उसी में वो चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो हार गए। अंत में उन्होंने चावड़ में राजधानी बनाई। और घोड़ा जो था, उनके घोड़े का नाम था चेतक। तो हम बचपन से एक पंक्ति पढ़ते आए हैं जो चेतक के बारे में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। उस पंक्ति को आप लोग मुझे बताएंगे कि वो पंक्ति क्या है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। चेतक को वो आपकी पंक्ति क्या है, डेडिकेटेड है। अंत में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन शुरुआत में मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है। अब यहां पर इसके दिवेर के युद्ध के बारे में आते हैं। ये अक्सर आपने दिवेर का युद्ध का नाम
नहीं सुना होगा, ठीक है। अब जब चावड़ में राजधानी बना दी, ये लोग क्या करते थे, जो मुगलिया सेना थी उस पर आक्रमण करते थे, तो इन्हें चारों तरफ से दिवेर हो, बाकी इलाके हो, वहां पर आपका घेर लिया गया, ठीक है। अब ये अंदर ही अंदर रहने लगे। तो एक समय था जब दशहरा का दिन आता है, और राजस्थान में एक परंपरा है कि दशहरे के दिन होती है टीका दौड़। मतलब अगर तलवार को म्यान से निकाल लिया जाएगा तो जब तक उस पर रक्त नहीं लगेगा, चाहे खुद का हो, चाहे दुश्मन का हो, चाहे छोटा मोटा पास की सल्तनत से युद्ध हो, वो तलवार वापस नहीं जाती थी। फिर होती है मेवाड़ की मैराथन, जिसे देवर का युद्ध बोला जाता है। देवर में बैठा था अकबर का जो चाचा था सुल्तान खान, ठीक है। महाराणा प्रताप की सेना और अमर सिंह के नेतृत्व में, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, देवर में आक्रमण कर दिया। और सुल्तान खान ने कभी नहीं सोचा था कि महाराणा प्रताप कभी ऐसी गलती करेगा, देवर में आक्रमण करेगा। लगभग 35,000 की सेना को जिंदा काट दिया गया था, और अकबर की सेना में इतनी भय हो गई थी कि वो मेवाड़ पर कभी गलती से आक्रमण करने की सोचता नहीं था। अंत में चीजें खराब हुई, और चीजें खराब हुई ये मुगलिया नीति कारण। इन लोगों ने एक काम किया, फिर ये सीधे सीधे जब अमर सिंह के जो बेटे थे कर्ण सिंह, उन्होंने दबाव बनाया कि भाई साहब ऐसा करिए कि अब हम लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं, और ये लोग हमसे तो लड़ नहीं पा रहे, लेकिन हमारी बहन बेटियों को, छोटे बच्चों को, वृद्धों को क्या कर रहे हैं, आपका बंधक बना रहे हैं, तो आप इनसे संधि कर लीजिए। अंत में बेटे के दबाव में महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने इसे संधि की थी। आप लोग मुझे बताएंगे, क्या आप जानते थे कि जो देवर का युद्ध हुआ था वो भयावह युद्ध हुआ था? 35 जो मुगलों की जो चौकियां थी मेवाड़ के आसपास, वो चौकी छोड़कर भाग गए थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में पूरा का पूरा जो बहलोल खान था, महाराणा ने उसे घोड़े समेत काट दिया था। वही दृश्य दूसरा हमें देखने को मिला देवर के युद्ध में। देवर के युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने किसको, सुल्तान खान को घोड़े समेत भाला उसकी छाती के आर पार कर दिया था। इतना अदम्य साहस और वीरता का यहां पर इन्होंने चीजें की, ठीक है। चलिए, और ये 1615 की जो आपकी संधि है, संधि का मैंने आपको रीजन पहले ही बता दिया। रीजन सबसे बड़े था कि जो मुगल थे ये धोखेबाज थे, और जब इनकी मेवाड़ की सेना से पाला नहीं पड़ा, ये लड़ नहीं पाए, ना महाराणा प्रताप को पकड़ पाए, ना अमर सिंह को पकड़ पाए, इन्होंने सारे साम दाम दंड भेद यूज कर लिए, चाहे मान सिंह हो, चाहे इसका प्यारे साथी आसफ खां हो, चाहे सुल्तान सिंह हो, जितने मुगल सेनापति थे सबको प्रयोग करने के बाद भी फिर इन्होंने औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बस्तियों को निशाना बनाना शुरू किया। जब जनता परेशान होती है तो राजा संधि करने के लिए विवश हो जाता है। फिर अमर सिंह का जो बेटा था कर्ण सिंह, उसने अपने पिता पर दबाव बनाया, फिर हुई 1615 की संधि। इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। एक सम्मानजनक समझौता था, ठीक है। और मेवाड़ ने क्या स्वीकारा, यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले मेवाड़ ने क्या कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, और साथ में मुगलों को लगभग 10,000 जो है घुड़सवार दिए कि आपका सेना का नुकसान हुआ है हम देंगे, ठीक है। साथ में मेवाड़ ने क्या सुरक्षित रखा, मेवाड़ ने आमेर की तरह कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। साथ ही साथ बोला कि हम मुगल दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के किले की यहां पर क्या हुई मेरे भाई, वापसी हो गई, ठीक है। चलिए, मनसबदारी मुगल दरबार में मेवाड़ का रुतबा। देखो, मनसबदारी मुगल जो आपका दरबार था वहां पर लगभग 10,000 रुपए तक दी जाती थी, लेकिन जो राजा के बेटे थे उन्हें मनसबदारी, जैसे आज का IAS PCS, ठीक है, सबसे बड़े सर्वोच्च पद हुआ करते थे। तो मेवाड़ की जो मनसबदारी थी वो मेवाड़ के उस समय के राजा कर्ण सिंह को 5,000 की मनसबदारी दी गई थी, जो कि शाही जो युवराज होते थे उन्हें दी जाती थी। तो मेवाड़ का रुतबा जो था मुगल काल में भी बहुत तगड़ा और फैक्टफुल रहा था, ठीक है। चलिए, मनसब का अर्थ है पद या औकात, मैंने बता दी ना। आज के समय में सेवा या सर्विस आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। महत्व को समझा, कर्ण सिंह को जाते ही सीधा 5,000 का उच्च मनसब दिया था, हाईएस्ट पेड थे। जहांगीर ने आगरा किले में अमर सिंह और कर्ण सिंह की मूर्तियां भी बनवाई थी, ठीक है। अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं भाई। शांति हुई, चीजें हुई, फिर जो कर्ण सिंह थे उन्होंने
सबसे पहले जग मंदिर का निर्माण किया है उदयपुर में। ये एक झील है पिछोला झील, पिछोला झील में ये जग मंदिर बना हुआ है। कर्ण सिंह ने काम शुरू किया था और बाद में इसके बेटे जो जगत सिंह थे उन्होंने काम पूरा कराया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो खुर्रम था, शाहजहां का जो बेटा था खुर्रम, उसने यहीं पर आकर क्या ली थी, शरण ली थी। ठीक है, सॉरी, वो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, खुर्रम ने शपथ ली, यहीं पर आकर शरण ली थी जब उसका दारा सिकोह के साथ आपका युद्ध चल रहा था। मतलब फिर 1615 में जब शांति हो गई तो आपकी जो मेवाड़ में कला और संस्कृति का आपका ठीक तरीके से विकास वगैरह यहां पर होने लगा। ठीक है, मेवाड़ के 3 स्तंभ, एक तुलनात्मक विशेषण अगर करें तो महाराणा प्रताप के सामने कौन था, अकबर था। ठीक है, अमर सिंह या कर्णदेव के सामने जहांगीर और महाराणा राज सिंह औरंगजेब के सामने थे। मतलब इन लोगों ने बिल्कुल, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, एकदम अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक दिया था। मेवाड़ ने कभी भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, विवश होकर स्वीकार की थी, क्योंकि ये लोग औरतों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर अत्याचार कर चुके थे। अकबर कोई इतना महान राजा नहीं है कि अकबर ने बहुत सारी चीजें की हों। ठीक है, अकबर का कभी हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो हरमदल के बारे में बात करेंगे। अकबर का जो हरमदल था वो उसमें 5 स्त्रियां रहती थी और वो हमेशा प्यारे साथी मीना बाजार में लड़कियों के वस्त्र पहनकर जाया करता था। ये अकबर के बारे में बातें कही जाती हैं और कहीं ना कहीं इतिहास में ये बातें ठीक थी। हाँ, अकबर की जो कूटनीति थी वो महत्वपूर्ण थी। एक कूटनीति के दम पर उसने पूरे भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा किया। तो महाराणा प्रताप की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी लोग महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चेतक के ऊपर अंतिम पंक्तियों के बारे में। रणधीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये मर्दाना हाथी जिस पर अमर सिंह बैठा था ना, ये उसके ऊपर चढ़ गया था। चाकू था उस हाथी की सूंड में इधर की तरफ, तब इसके पैर लग गया था। फिर भी ये लड़ता रहा चेतक और महाराणा प्रताप को जिंदा बचाकर निकला था। एक व्यक्ति था झालामान सिंह। झालामान सिंह ने महाराणा प्रताप को निकालने के लिए महाराणा प्रताप के जो शाही पोशाक थी पहनी थी, जिससे महाराणा प्रताप बच निकले थे और चावड़ में भी राजधानी बनाई थी। तो मेवाड़ का जो इतिहास है वो अदम्य साहस, वीरता से आपका भरा हुआ है, बलिदान से भरा हुआ है। तो आज के दिन हम इन वीर जो देश के सच्चे शहीद हैं, सपूत हैं, उनको नमन करते हैं। मुलाकात होगी ऐसे किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।